तो एक बार फिर देशभक्ति से लबरेज वीडियो लेकर के आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ। जैसे ये तन में आग लगा देने वाला चैप्टर है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि जिनके लिए देश एक जगह है जो जस्ट रहने की जगह है, खाओ पियो सो जाओ, चार गाली दो आराम करो, ये उन लोगों के लिए एक बहुत करारा जवाब है। ये न सिर्फ एक चैप्टर का वीडियो है, न सिर्फ ये क्लास 10th को रिलेट करता है, बल्कि शायद ये वो चैप्टर है जो अंधी बहरी हमारी जनता, आज के डेट में निकम्मी जनता जो खाती सोती है और इसी देश में रह के इस देश को गाली देती है, उनको ये भी बताने के लिए है कि आज हम जिस लायक भी हैं, ये सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हमारे फ्रीडम फाइटर्स की है। और उन्होंने ना उम्र देखी, ना घर का तकिया देखा, ना रजाई देखा, ना गद्दा देखा। तो कृपया करके बड़े सम्मान से इस चैप्टर को पढ़ें। और शायद इस चैप्टर को जितनी भी श्रृंखला में मैं अपलोड करूंगा 5 या 6 पार्ट में, इन सभी पार्ट्स को जब आप इकट्ठा करके देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि हम देश के प्रति हमें क्या करना चाहिए। हम अक्सर हर देश की कमियां निकालते हैं, अपनी कमियों को एक साइड करके। इसीलिए इस ज्वलंत मुद्दों के साथ अब मैं आपको इस वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि गांधी जी की नई नीतियां क्या थी और इन नीतियों के तहत अब किसकी किसकी सर्विसिंग हुई और कौन कौन से लोग सुधार की तरफ गए और क्यों बार बार गांधी जी ऐसा सोचते थे कि अब एक नए विचार की ज़रूरत है। इसके साथ साथ बहुत सारी अनगिनत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके सामने लेकर के एक बार फिर से मैं आपके सामने आऊँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। लेट्स स्टार्ट। हाउ पार्टिसिपेंट्स सो द मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब आंदोलन होता है और पार्टिसिपेंट्स जो उस आंदोलन में भाग लेने वाले लोग थे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को किस नज़रिए से देख रहे थे। देखिए, अच्छा, इस आंदोलन को अगर हम अपनी सहज भाषा में भी कहें तो हम बड़े आराम से ये कह सकते हैं कि जब भी आंदोलन होता है, जब एक मास एजिटेशन होती है, जब एक समूह में कोई हज़ारों लोग कहीं जाते हैं तो कुछ लोग उसमें अनजाने में भी घुस जाते हैं। न उनको उस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव पता होता है, न उस मूवमेंट के क्राइटेरिया पता होते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। जिन लोगों तक ये बात सही से नहीं पहुंची थी कि इस मूवमेंट में गांधी जी किन किन चीज़ों का आह्वान किए हैं, वो लोग उस भीड़ में वैसे ही घुस गए और वैसे ही लौट आए। न उन्होंने कोई बड़ा मैसेज छोड़ा अपने पीछे और ना कुछ बहुत बड़ा काम कर पाए। लेकिन वो लोग जो लगातार मूवमेंट से जुड़े हुए थे, उनको पता था कि गांधी जी ने किन किन नीतियों को हमें बताया है जिसके ज़रिए हम पूर्ण स्वराज को प्राप्त करेंगे। दिलचस्प बात यह भी है कि 26 जनवरी को उन्होंने रिपब्लिक डे घोषित कर दिया गया था। उसमें से आपको भी पता है कि कुछ लोगों ने इसको बहुत लाइटली लिया। लाइटली लेने का मतलब ये है कि लोग मार खाते खाते थक गए थे भाई। हर 1 महीना 2 महीना पे जेल जाना, मार खाना, पिटाना, ये उनका रूटीन हो गया था। बोले कि हो सकता है कि इस बार भी गांधी जी बिना प्लानिंग के बता दिए हैं कि ये डेट रिपब्लिक डे है। गलती से अगर इस बार हम लोग झंडा उंडा लेके निकल गए तो पता नहीं नया नया कमीशन फिर आ गया है, अब की बार मार डालेंगे सब। इस वजह से लोग इनकी बात को बिल्कुल लाइटली लिए। तो ये भी एक मोमेंट में पार्टिसिपेंट्स में जोश अब धीरे धीरे कम हो रहा था। और आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि जो मास थी, जो भीड़ थी, जो जनता थी, वो धीरे धीरे मूवमेंट में पार्टिसिपेशंस कम क्यों कर रही थी, तो इसके जवाब अनगिनत हैं। जैसे चौरी चौरा कांड, जैसे जलियांवाला बाग कांड, बहुत सारे ऐसे कांड उस दौरान में हुए जो लोगों को लगा कि जान माल की क्षति भी हो रही है, रोजी रोटी पर भी आफत आ रहा है, परिवार में बच्चे भूखे मर जा रहे हैं। तमाम वो समस्याएं हमारे साथ आ रही हैं जिन समस्याओं से लड़ने के लिए ही तो हम जी रहे हैं। आज़ादी ज़रूरी है लेकिन उससे पहले जिम्मेदारी भी है। तो दोनों को बैलेंस करने में कुछ लोग इस आंदोलन से धीरे धीरे अपना हाथ खींचने लगे। तो चलिए आगे देखते हैं। लेट अस नाउ लुक एट द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स दैट पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। When did they join the movement? What were their ideas? What did Swaraj mean to them? अर्थात जाहिर सी बात है कि इस आंदोलन में कई जात, कई धर्म, कई सोशल ग्रुप्स इसमें जुड़े। हर व्यक्ति की अपनी आइडियोलॉजी होती है ना। प्रत्येक जीवन के प्रत्येक लोगों का अपना अपना आधार होता है। जैसे जो हिंदू को सही लगता है वो मुस्लिम को गलत लगता है, जो मुस्लिम को गलत लगता है वो हिंदू को सही लगता है। उसी प्रकार से हर धर्म की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, हर सोशल ग्रुप का अपना एक आइडियोलॉजी होता है। हो सकता है कि हम जिस जगह पे रहते हैं उस जगह पे हम संडे को हॉलीडे मानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हों जो संडे को वर्क करते हैं और मंडे को हॉलीडे मानते हों। तो ऐसे कई तरह के लोग जब उस मूवमेंट में इकट्ठे आकर के घुस गए तो कब वो एंटर किए, उनके क्या मकसद थे, वो उस चीज़ को किस रूप में देख रहे थे, आइए इसको हम विस्तार से जानते हैं। In the countryside, rich peasant communities like the Patidars of Gujarat and Jats of Uttar Pradesh were active in the movement. अब जाहिर सी बात है, पहले एक वर्ड यूज कर दिया, रिच पीजेंट कम्युनिटीज।
कम्युनिटीज़ का मतलब समुदाय, रिच का मतलब अमीर और पीजेंट का मतलब किसान। यानी कि ये जो खेतिहर बड़े बड़े जागीरदार हैं, 100, 200, 500, 1000 बीघा वाले लोग हैं। और इसमें खास तौर पे यूपी के जाट मशहूर थे। देखिए उत्तर प्रदेश की जाट की बात की गई और रपटदास जो गुजरात के। Being producers of commercial crops, they were very hard hit by trade depression and falling prices. चूंकि उनके पैसे का मूल रूप जो था आने का वो ये था कि वो कॉमर्शियल प्लांटेशन करते थे। कॉमर्शियल प्लांटेशन बहुत कुछ होता है बच्चों, जैसे फूलों का, हॉर्टिकल्चर करना, तमाम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। वो चीज़ें जिसको बेच करके वो अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे थे, आर्थिक मंदी की वजह से जब उनका सेल डाउन हुआ तो इस चीज़ का असर उनके जीवन पे भी पड़ा और कहीं ना कहीं वो भी डिप्रेशन के शिकार हुए। As their cash income disappeared, they found it impossible to pay the government's revenue demand। और जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों से कमी आई उनके पास नकदी की, और नगद कम होने की वजह से वो कर देने में असक्षम थे। कर का मतलब होता है टैक्स। कहीं ना कहीं उस रेवेन्यू को देने में वो सक्षम थे क्योंकि उनके पास हार्ड कैश की कमी होती जा रही थी। एंड द रिफ्यूजल ऑफ गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट। गवर्नमेंट ने वहीं सीधे सीधे तौर पे कह दिया कि भाई हमको कोई मतलब नहीं है, तुम उगाओ चाहे मत उगाओ, दो। These rich peasants became enthusiastic supporter of civil disobedience movement। अब जाहिर सी बात, enthusiastic का मतलब एकदम पूरा जोश से ओतप्रोत होकर के एकदम अंदर से आत्मा से जाग करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में घुस गए। क्योंकि आपको याद होगा कि साइमन को जो चिट्ठी महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी उसमें बात किसानों के टैक्स या रेवेन्यू सिस्टम की भी बात की गई थी। ऐसे में इनको ये लगा कि बनी बनाई खिचड़ी है और हमारे पास फिलहाल इतना बैलेंस बचा है कि हम इस आंदोलन का हिस्सा होकर के खेतों छोड़ करके लड़ सकते हैं। तो कुछ दिनों के लिए ये लोग, जैसे कि इस बार कोविड में भी आपने देखा था पिछले 2 सालों में, जो बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, उनको अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, वो घर में पड़े, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, लॉकडाउन, कोरोना, दुनिया जाती। लेकिन जो आम आदमी था, जो ठेला लेकर के रोज़ सब्जी बेच करके अपना घर चला रहा, दिहाड़ी पर काम करता था, बिल्डिंगों में काम करता था, जिसके साथ इतनी सारी डेली चैलेंजेस थी, सबसे ज़्यादा कोविड, वो कोविड से भले न मरा, वो भूखमरी से मर गया होगा, वो बीमारी से मर गया होगा। स्थितियाँ इतनी भयावह हो गई कि हॉस्पिटल्स नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम के भी केस को कोविड समझ करके रेफर कर देती थी, जबकि वो आदमी को आम फ्लू है, लेकिन वो फ्लू से ही मर गया, मलेरिया से मर गया, हार्ट अटैक से मर गया, इसलिए क्योंकि उसके मन में बैठ गया कि हम बीमार हैं, हमको कोई एडमिट नहीं मिल रहा है। तो ये पैनिक सिचुएशन था हमारे देश में पिछले 2 सालों में, ये पैनिक सिचुएशन। अब हम धीरे धीरे समझदार हो रहे हैं और अब सारे हॉस्पिटल्स भी इस चीज़ को मैनेज करना समझ गए हैं, RT-PCR बड़ा आसानी से कर चुके। तो उसी प्रकार से ये रिच पीजेंट्स जो थे इसके मस्त सपोर्टर बन गए, बोले अब भाई चल लड़ते हैं, गांधी जी डंडे से ही अब अंग्रेजों को भगाया जाएगा। Organizing their communities at times forcing reluctant members to participate in the boycott program. For them, the fight for Swaraj was the struggle against high revenue। यानी कि मैंने कहा ना कि प्रत्येक व्यक्ति जब किसी आंदोलन में घुसता है तो उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसकी अपनी सोच होती है। किसानों के लिए पूर्ण स्वराज या इस तरह के चीज़ों का मतलब था देश आज़ाद होना नहीं, उनका खेत आज़ाद होना, उनका घर आज़ाद होना। वाह क्या सोच थी, कमाल की बात। But they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised। गांधी जी ने इस पे एक विचार किया जाए। सन 1931 में एक बार फिर गांधी जी ने चुपके से इसको विड्रॉ क्यों कर दिया, इसके पीछे का रहस्य क्या था। और ये बेचारे सब जो अपना घर द्वार जो भी था गिरवी रख करके आंदोलन में एकदम जोश से एकदम कूद गए थे, तो घर द्वार भी गया था इन लोगों का, तो बेचारे अलग डिप्रेशन में चले गए कि खेती हो गया, भाई हो गया, नौकरी हो गई। बाकी गांधी जी धीरे से अपना आंदोलन खींच दिए। गांधी जी बहुत समझदार आदमी थे, उसके भी पीछे कोई रहस्य रहा होगा। सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड इन 1932, देखिए फिर स्टार्ट कर दिया उसको। Many of them refused to participate। वो मैं भी रहता तो यही करता कि भाई एक के बार एक चीज बार के 7 बार आप चालू कर रहे हैं, क्लियर समझे क्या। तो ये भी सब सोचे कि बाबा बिना प्लान के कुछ भी कर देते हैं, कहीं चढ़ जाते हैं। तो आंदोलन फिर चालू हो गया। फिर आंदोलन चालू हुआ तो आंदोलन के चालू होने की वजह से लोगों के अंदर में एक ये सोच जगी कि